Hello students, now we are starting with your third chapter, Features, Problems and Policies of Agriculture. In this video, we will discuss about the importance of agriculture in the Indian economy, right? The importance of agriculture in the Indian economy. अभी तक दो चैप्टर हम आपके कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर में तो हमने बेसिकली ये डिस्कस किया था कि इंडियन इकोनॉमी की इंडिपेंडेंस के टाइम पर क्या पोजीशन थी। दूसरा जो चैप्टर हमने स्टडी किया उसमें हमने 5 ईयर प्लान्स के बारे में पढ़ा, क्या उसके हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंडियन इकोनॉमी के शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर हमने पढ़ा कि क्या हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी थी 1991 तक इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करने की, जो डिफरेंट पॉलिसीज़ अडॉप्ट की गई उनके क्या अचीवमेंट्स थे, क्या लिमिटेशंस थी। ये चैप्टर आपका एग्रीकल्चर सेक्टर पर पूरा फोकस कर रहा है। अगला चैप्टर जो है वो इंडस्ट्रीज़ पर फोकस करेगा। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर किस तरह से काम कर रहा है, काम कर रहा था, क्या इम्प्रूवमेंट्स हैं, किन एरियाज़ में अभी काम करने की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर सेक्टर को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि एक तो वो प्राइमरी सेक्टर है, बेस है, हर चीज़ वहीं से निकलती है, वहीं से शुरू होती है। अगर इंडस्ट्रीज़ भी होंगी तो रॉ मटेरियल तो वहीं से आ रहा है। सर्विस सेक्टर है तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इधर से उधर जाता है, लोग खाते हैं, जीते हैं। तो वी कैन नेवर से दैट इंडस्ट्रीज आर मोर इम्पॉर्टेंट। एक्चुअली एग्रीकल्चर सेक्टर इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट एंड इट विल ऑलवेज बी कीपिंग अ प्रोमिनेंट रोल एंड पोजीशन in any economy including Indian economy. So let's study in this video about the importance of the agriculture, right? सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। जहाँ तक कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी का सवाल है, पहले तो कंट्रीब्यूशन बहुत हाई था। इट वाज एज हाई एज 51% इन 1950-51, बट अभी भी स्टिल इट इज़ 17%। अगर हम देखें तो आज की तारीख में भी जो जीडीपी के अंदर हमारा एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है, इट इज़ कमिंग टू 17%। तो इन एनी केस जो भी हमारी कंट्री की जीडीपी है उसमें एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट कर रहा है ना। वो बात अलग है कि कहाँ पहले 50% से ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का था, अभी इट इज़ ओनली 17%। बट स्टिल एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस अपनी है क्योंकि जीडीपी एक ग्रोन अप कंट्री है। अब इंडिया इंडिपेंडेंस को मोर देन 70 ईयर्स हो चुके हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो एक ग्रोन अप कंट्री के एंगल से एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन स्टिल अच्छा खासा है, 17% दिखा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक पॉजिटिव न्यूज़ भी है क्योंकि कहीं ना कहीं हम जब पहले चैप्टर्स में डिस्कस कर रहे थे कि अगर जीडीपी में एग्रीकल्चर का शेयर ज़्यादा हो तो उस इकोनॉमी को हम थोड़ा सा बैकवर्ड इकोनॉमी मानते हैं, क्योंकि ज़्यादा शेयर जो है वो थर्ड सेक्टर, टर्शरी सेक्टर का या इंडस्ट्रीज़ का होना चाहिए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो नाउ कंट्री इज ऑन द पाथ ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्योंकि एग्रीकल्चर अब थोड़ा सा पीछे रह गया, बट स्टिल इट इज़ वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर। तो वी कैनॉट अंडरमाइन और वी कैनॉट रिड्यूस द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, वो पॉइंट नहीं है। बट पॉइंट इज दैट कि एग्रीकल्चर की अपनी इंपॉर्टेंस है और आज भी वो जीडीपी का एक वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर है। अर्लियर जैसे मैंने कहा इट वॉज मोर देन 50%, बट नाउ स्टिल इट इज़ अराउंड 17%। दूसरी बात अगर हम करें तो सप्लाई ऑफ वेज गुड्स, जैसे कि वीट, राइस, पल्सेस। देखिए हम कितने भी बड़े हो जाएं, हम कितने भी रिच हो जाएं, खाएंगे तो रोटी। इंडिया की पॉपुलेशन वैसे ही बहुत ज़्यादा है, 125 करोड़ है ना। तो कहीं ना कहीं जो हमारी 125 करोड़ की पॉपुलेशन है और 50 करोड़ के आसपास हमारी कंट्री में एनिमल्स भी हैं, तो उन सबको जो खाना खिला रहा है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। सो अगर आज हम हेल्दी हैं, हम अच्छा खाना खाते हैं, हमें जंक फूड पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, हमें इंपोर्टेड मटेरियल पर भी डिपेंड नहीं रहना पड़ता, हमें एक हेल्दी, हाइजीनिक, प्रॉपर फूड मिलता है, तो कहीं ना कहीं हेल्दी बॉडीज़, हेल्दी माइंड्स के साथ कंट्री को ग्रो करने में हेल्प कर सकती हैं। सो एग्रीकल्चर सेक्टर का ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जैसे मैंने कहा 1.25 करोड़ से ऊपर की पॉपुलेशन और 50 करोड़ से ऊपर एनिमल्स की कंट्रीब्यूशन, एनिमल्स की पॉपुलेशन, उन सबको हेल्प कर रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर, है ना। सो डेफिनेटली वी कैन से कि जो हमारा सेकंड पॉइंट है सप्लाई ऑफ वेज गुड्स, उसमें भी एग्रीकल्चर सेक्टर का अपना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। करेक्ट। तीसरे नंबर पे फिर आ रहा है इसके अंदर हमारा एम्प्लॉयमेंट।
देखिए आज भी जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनमें से आधे, यानी कि जो लोग हमारे यहाँ कमा रहे हैं, द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ध्यान दीजिएगा इस टर्म पे, आई एम रेफरिंग टू द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, उसके स्टिल मोर देन 50% एग्रीकल्चर सेक्टर में है। कितनी बड़ी बात है कि आज भी जो जनता जॉब कर रही है, जो जनता पैसा कमा रही है, जो जनता काम कर रही है, उसमें से आधे एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हैं। बेशक जीडीपी का कॉन्ट्रीब्यूशन 17% है। एक्चुअली एक ही खेत में समझ लीजिए 20-20, 30-30 लोग लग जाते हैं काम पर। दे आर एम्प्लॉयड, दे आर वर्किंग, दे आर हैप्पी दैट दे आर वर्किंग। ये भी तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर एग्रीकल्चर सेक्टर एक इम्पॉर्टेंट तो है ही, और यही हमारा इस वीडियो का बेस है। वी आर स्टडिंग इन दिस वीडियो अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, एंड दैट इम्पॉर्टेंस इज वेरी मच एविडेंट फ्रॉम दिस कि 50% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में लगी हुई है। बहुत बड़ा एक सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर हमारी कंट्री के लिए। देन इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, इसके अगला पॉइंट है इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। देखिए इंडस्ट्रीज ग्रो होनी चाहिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बट जो इंडस्ट्रीज हैं उनको रॉ मटेरियल भी तो चाहिए। अगर सपोज हम अपने यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगा लें और हमारे पास रॉ मटेरियल ही ना हो, रॉ मटेरियल हमें इंपोर्ट करना पड़े, तो डेफिनेटली जैसा मटेरियल बाहर से आएगा वैसे ही प्रोडक्ट्स इंडिया में बनेंगे। हम टोटली फॉरेन कंट्रीज पर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट तो रहेंगे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर वो बेसिक रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है हमारी इंडस्ट्रीज को, जिससे हमारी इंडस्ट्रीज को टेंशन फ्री, रेगुलर, कंटिन्यूस, क्वालिटेटिव रॉ मटेरियल मिलता है एट रीजनेबल रेट। जब हमारी कंट्री में हमारी फार्मर्स उस रॉ मटेरियल को ग्रो कर रहे हैं तो वी कैन सेफली प्रिज्यूम दैट वी आर गेटिंग एट ए रीजनेबल प्राइस। तो इस सिचुएशन में हमारी इंडस्ट्रीज फास्टर ग्रो कर सकती हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एग्रीकल्चर प्रोवाइड कॉटन फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मैं एग्जांपल्स को हाईलाइट कर रहा हूँ, है ना। देन सीड्स फॉर द ऑयल इंडस्ट्री, दिस इज द अदर एग्जांपल। देन वी हैव शुगर केन फॉर द शुगर मिल्स एंड सो ऑन। ऐसे जो फर्नीचर्स बन रहे हैं उनके लिए वुड प्रोवाइड करना, ऐसे हर चीज़ के लिए। सो बेसिकली हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस रॉ मटेरियल द इंडस्ट्रीज आर ग्रोइंग, है ना। अगर हमें इंडस्ट्रीज को, मैंने पहले भी कहा ना, अगर हमें रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना पड़े तो काम नहीं चलेगा। सो एडिक्वेट रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रीज लीडिंग टू क्विकर ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ आवर इंडस्ट्रीज, दैट इज द पॉइंट, है ना। एडिक्वेट रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रीज लीडिंग टू क्विकर ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ आवर इंडस्ट्रीज, तो रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है, राइट। तो चलिए जो अभी तक 4 पॉइंट बने उनको रिवाइज कर लें। हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन आवर इकोनॉमी, सो कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी, then supply of essential goods, wage goods like wheat, rice, pulses, etc., employment to more than 50% of the working population, and raw material to our industries. चलिए नेक्स्ट, जनरेट फॉरेन एक्सचेंज थ्रू एक्सपोर्ट्स। देखिए बहुत सारे हमारे जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमारे पल्सेस हैं, हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स हैं, और बहुत सारे ऐसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जिनकी पूरे वर्ल्ड में डिमांड है। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर उस काम को भी पूरा कर रहा है कि वो हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज जनरेट कर रहा है। अब इंडिया को डिफेंस गुड्स हैं, ऑयल है, ये सब एसेंशियल चीज़ें जो कंट्री में नहीं है प्रॉपरली, उनको इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट के लिए फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, डॉलर्स चाहिए। तो हमारे जो फार्मर्स हैं उनके क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स को जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे जो फॉरेन एक्सचेंज आती है उससे हम ये ऑयल और डिफेंस इक्विपमेंट्स वगैरह खरीद सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमारी कंट्री की सिक्योरिटी में भी एग्रीकल्चर सेक्टर का सपोर्ट है। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। हम क्या स्टडी कर रहे हैं इस वीडियो में, यही पढ़ रहे हैं ना कि एग्रीकल्चर किस किस तरह से कहाँ कहाँ सपोर्ट कर रहा है। तो एग्रीकल्चर खाना भी खिला रहा है, एग्रीकल्चर नौकरी भी दे रहा है ना। एग्रीकल्चर जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, यही तो हम सब पढ़ रहे हैं। एग्रीकल्चर जो है वो रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहा है, और हमारी सिक्योरिटी के लिए कंट्री की डिफेंस इक्विपमेंट्स को परचेज करने के लिए जो नेसेसरी फॉरेन एक्सचेंज है उसको भी जनरेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ हाईली इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी मच बीइंग इंडिकेटेड बाय ऑल दिस। सो हमारे जो फार्म प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया अभी टी, पहले मैं इसको हाईलाइट कर दूं, जनरेट्स फॉरेन एक्सचेंज। ये हमारा एक मेजर यू कैन से एक फंक्शनिंग रहती है इसकी। और फॉरेन एक्सचेंज जनरेट करने में कौन कौन से लोग ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं? टी, जूट, टोबैको, कॉफ़ी, स्पाइसेस, ड्राई फ्रूट्स एक्सेट्रा, एंड इवन फ्रूट्स आई हैव नॉट मेंशन्ड, बट हमारे फ्रूट्स भी बहुत अच्छे हैं और वो फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत अच्छे से जाते हैं यहाँ से, और काफ़ी हमारे लिए जो है वो फॉरेन एक्सचेंज जनरेट करते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है फॉर परचेजिंग, जैसा मैंने कहा डिफेंस इक्विपमेंट्स। इसके अलावा इट इम्प्रूव्स आवर लोकल बिजनेस डेफिनेटली।
एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट है, जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो हर मार्केट में बिकता ही है ना। सपोज आज आपने एक शॉप खोली है और वहाँ पर आपने कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को बेचना शुरू कर दिया, तो कम से कम कस्टमर तो आएगा, मार्केट में चहल पहल तो होगी। और कितने लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए हैं जो बनाते हैं, और कितने जो उनकी ट्रेडिंग करते हैं। तो आखिर वो सब लोगों को भी काम मिला हुआ है। और बिजनेस अपने आप में ये भी तो एक बिजनेस है ना, मंडी में सामान बिक रहा है, कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है। और अगला ही पॉइंट है, फिर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए भी इसी से डिमांड जनरेट हो रही है। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें कनेक्टेड है ना। इट जनरेट डिमांड फॉर द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। अब देखिए ना, खेत में कोई भी सामान उगेगा, फिर वो मार्केट तक जाएगा, मार्केट में कस्टमर खरीदेगा, फिर वो अपने घर तक लेके जाएगा कहीं ना कहीं। और अगर लार्जर स्केल पे देखें, जैसे मैंने कहा रॉ मटेरियल है वो इधर से उधर जाएगा, तो रेलवेज एंड रोडवेज के लिए ये एक अपने आप में एक मेजर, जिसको बोलेंगे ना मेजर कैरियर है, कि जो हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ से वहाँ लेके जाना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है। और इस काम को हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है बहुत हेल्प करता है। सो रेलवेज एंड रोडवेज के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ डिमांड, यहाँ पे मैंने इस वर्ड को लिखा है, इसको मैं हाईलाइट भी करना चाहूँगा। अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ डिमांड जनरेट करता है। आज की तारीख में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सर्विस तो कोई भी दे देगा, डिमांड होनी चाहिए ना। तो उस डिमांड को जनरेट करने में हेल्प करता है एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर के जो प्रोड्यूस होते हैं, जो आउटपुट है, जो फार्मर्स की आउटपुट आती है, जो खेती का सामान है, उसको हमारे जो ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर जो है, अभी तो मैंने इसमें सिर्फ जो है रेलवेज और रोडवेज की ही बात की, लेकिन अगर आप रोडवेज वर्ड पर ध्यान दें तो उसमें सारा आ जाता है। ट्रक्स आ गए, टेम्पूज आ गए, रिक्शाज, 3 व्हीलर, कितने लोग हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर में डायरेक्टली इनडायरेक्टली एंगेज रहते हैं। तो उन सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, उन सब लोगों का घर चलता है इस चीज़ से। तो एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया का वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डल हो जाए, खेती ना होने लगे, बारिश ना हो और टोटली हम उसी पे डिपेंड हो, फसलें बर्बाद हो जाएं, तो सोच के देखिए कितने लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो इससे अफेक्टेड हैं। एक तरफ खाना नहीं मिलेगा लोगों को, इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, अगर एक्सपोर्ट नहीं हुआ तो डिफेंस की परचेजिंग और जो दुनिया भर की जो फॉरेन एक्सचेंज हम जनरेट कर रहे हैं उससे, तो कितना एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखिए अगर एग्रीकल्चर सेक्टर जरा सा भी डाउन जाए तो। और वहीं पॉजिटिवली सोचिए कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो कर रहा है तो जितने भी पॉइंट्स मैंने अभी डिस्कस किए वो सारा एरिया अपने आप में ग्रोन अप रहता है, राइट। और साथ साथ ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन लैंड, कितना पैसा जो है वो ज़मीनों में, इक्विपमेंट्स में, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं कैपिटल अच्छे काम में यूज़ हो रहे हैं ना। आज सपोज अगर हम इन्वेस्ट करें किसी भी चीज़ में तो वो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट काम तो आती है। सो इन ए वे एग्रीकल्चर इज़ आल्सो क्रिएटिंग वेल्थ फॉर द नेशन। यही बात लिखी हुई है मैंने कि एग्रीकल्चर इज़ आल्सो क्रिएटिंग वेल्थ फॉर द नेशन। हमारे देश के लिए एक वेल्थ जनरेट कर रहा है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। सो अगर मैं एक बार फिर से रिवाइज करूं, हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी। आई थिंक बार बार रिपीट करने से आपको चीज़ें याद हो रही होंगी। तो सबसे पहला कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, अभी भी 17% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। 125 करोड़ और 50 करोड़ एनिमल्स को, 125 करोड़ लोग और 50 करोड़ एनिमल्स को खाना खिलाता है एग्रीकल्चर सेक्टर। 50% से ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन को काम देता है, सभी इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल दे रहा है, कंट्री के लिए नेसेसरी फॉरेन एक्सचेंज जनरेट कर रहा है, लोकल बिजनेस का एक मेजर आइटम है। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर के लिए ये एक बहुत बड़ा डिमांड जनरेटिंग सोर्स है। और कितना पैसा एग्रीकल्चर सेक्टर में, ट्रैक्टर्स में, लैंड्स में, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में लगा हो। तो इन ए वे इट इज़ क्रिएटिंग वेल्थ फॉर द नेशन, है ना। तो बाकी का फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एक्चुअली अगर आप लोग सोचते हो कि सर इतनी छोटी वीडियोस क्यों बनाते हैं सिर्फ 15 से 20 मिनट की, तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ये 15 से 20 मिनट की वीडियोस ही कई जीबीज़ में रिकॉर्ड होती है। फिर इनको कन्वर्ट करके आप लोगों के लिए जैसे यूट्यूब वगैरह पे डालते हैं तो बहुत बड़ी वीडियो जो है वो उस पर आ नहीं पाती है। तो इस वजह से हमें वीडियो का साइज़ छोटा रखना पड़ता है ताकि इसको कन्वर्ट करना और अपलोड करना ईजी हो, ठीक है। दिस इज़ नीरज गुप्ता। अगर मैंने पहले भी कई बार आपको इंडिकेट किया है, अगर आप वीडियोस परचेज़ करना चाहें तो नंबर आपको दिए ही रहते हैं, आप इन पे देख सकते हैं। अदरवाइज़ यूट्यूब पर भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं। थैंक यू।